हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के बारे में। ये टॉपिक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमारे इंडिया में इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है, यानी कि सबसे ऊपर होगा सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे होगा हाई कोर्ट और हाई कोर्ट के नीचे होंगे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। हमारे देश में ऐसा कुछ नहीं है कि स्टेट्स का अलग से कोर्ट होगा और सेंटर का अलग से कोर्ट होगा, जबकि यूएसए में ये सिस्टम है, यानी कि स्टेट लॉस के लिए वहाँ पर अलग कोर्ट्स हैं और फेडरल लॉस के लिए वहाँ पर अलग कोर्ट्स हैं। लेकिन हमारे इंडिया में इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है। एक कोर्ट्स की एक हायरार्की है, जिसमें सबसे ऊपर आता है सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के नीचे आता है हाई कोर्ट और हाई कोर्ट के नीचे आते हैं हमारे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स और जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं। जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसे इनॉग्रेट किया गया था 28 जनवरी 1950 को। उसके पहले यहाँ पर फेडरल कोर्ट हुआ करता था। फेडरल कोर्ट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत बनाया गया था। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 5 का आर्टिकल नंबर 124 से लेकर आर्टिकल नंबर 147 तक सुप्रीम कोर्ट के प्रोविजंस के साथ डील करता है। अब सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस का कंपोजिशन होता है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो आज की डेट के हिसाब से हमारे सुप्रीम कोर्ट में एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है और 33 दूसरे जजेस हैं, यानी टोटल कंपोजिशन कितना है 34। ठीक है, अब बात करते हैं कि इन जजेस की अपॉइंटमेंट कैसे की जाती है। तो ये जजेस होते हैं, चाहे वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो या दूसरे जजेस हों, इन्हें अपॉइंट किया जाता है हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, अब जब प्रेसिडेंट इन जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करते हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के उन जजेस से कंसल्टेशन करते हैं जिनसे कंसल्टेशन करना प्रेसिडेंट ज़रूरी समझते हैं। ठीक है, और जो बाकी दूसरे जजेस हैं उनकी नियुक्ति करते समय जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सीजेआई के साथ कंसल्टेशन करते हैं। देखिए, अभी जो वर्ड कंसल्टेशन है ना, इसके ऊपर बहुत कंट्रोवर्सी मची थी। इसका अलग अलग इंटरप्रिटेशन किया गया था। उसी से रिलेटेड कुछ अलग अलग सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट जजेस केस जो 1982 में आया था। उसमें कंसल्टेशन का मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ये इंटरप्रेट किया था कि एक्सचेंज ऑफ व्यूज़, यानी जो हमारे सीजेआई हैं और जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो अपने व्यूज़ एक्सचेंज करेंगे। कॉन्करेंस होना ज़रूरी नहीं है, यानी कि जो सीजेआई बोलते हैं वो हमारे प्रेसिडेंट माने ही माने, ऐसा ज़रूरी नहीं है, बाइंडिंग नहीं है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, सेकेंड जजेस केस जो 1993 में आया, उसमें कहा गया कि जो कंसल्टेशन का मतलब कंकरेंस है, यानी कि जो एडवाइस सीजेआई देंगे प्रेसिडेंट को वो बाइंडिंग होगी। उसके बाद थर्ड जजेस केस आया, उसमें कंसल्टेशन का कुछ और ही मतलब इंटरप्रेट किया गया। उसमें कहा गया कि कंसल्टेशन का मतलब होता है कि प्लूरैलिटी ऑफ जजेस। प्लूरैलिटी ऑफ जजेस इसका मतलब क्या है कि एक कोलेजियम होगा 4 जजेस का, जो ये बताएगा सीजीआई को कि किसी की क्या किया जाना है। ठीक है, अगर इन 4 जजेस में 2 जजेस के व्यूज़ भी सेम नहीं हैं तो वो एडवाइस प्रेसिडेंट को नहीं दी जा सकती है। ये सिंपल सा मतलब था कंसल्टेशन का थर्ड जजेस केस में। यानी कि जो हमारे सीजेआई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उनका सोल ओपिनियन मैटर नहीं करता। एक कोलेजियम होगा 4 जजेस का, 4 जजेस मिलके जो डिसाइड करेंगे वही एडवाइस प्रेसिडेंट को आगे फॉरवर्ड की जा सकती है। उसके बाद क्या हुआ, 99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया, 99वां संविधान संशोधन, जिसमें एक नई बॉडी एनजेएसी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाया गया। ठीक है, लेकिन एनजेएसी को हमारे सुप्रीम कोर्ट ने नलीफाइड कर दिया था, यानी इनवैलिडेट करार दे दिया था। अब देखिए, जब भी जो सीजेआई होते हैं उसकी नियुक्ति के बारे में 1950 से 1973 तक ये एक ट्रेडिशन था कि जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्हें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जाता था। लेकिन इस ट्रेडिशन का कई बार उल्लंघन किया गया है। जैसे 1973 में जो एएन रे हैं, उन्हें
सीजेआई बना दिया गया था, जबकि उनसे सीनियर कई दूसरे जजेस भी थे। इसी तरह 1977 में एमयू बेग जो हैं उन्हें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया गया था, जबकि उनके ऊपर कई दूसरे भी सीनियर जजेस थे। अब बात करते हैं जजेस की क्वालिफ़िकेशन क्या होती है। तो देखिए, सबसे पहले तो ये है कि वो सिटीज़न ऑफ इंडिया होना चाहिए। उसके बाद वो कम से कम हाई कोर्ट में 5 साल तक जजेस होने चाहिए, ठीक है। या फिर जो हाई कोर्ट में या कंटिन्यूसली हाई कोर्ट्स में 10 साल तक एडवोकेट्स होने चाहिए, ठीक है। और प्रेसिडेंट की नज़र में डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि इनकी ओथ और अफर्मेशन के बारे में बात कर लेते हैं। जो भी जजेस बनते हैं उनको प्रेसिडेंट के द्वारा या प्रेसिडेंट किसी पर्सन को अपॉइंट करते हैं उनको शपथ दिलाने के लिए, तो उनके सामने उन्हें शपथ लेनी पड़ती है, उन्हें ओथ लेनी पड़ती है। और अपनी ओथ में वो ये बोलते हैं कि वो ट्रू फेथ यानी पूरा विश्वास रखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन पर, और एलिजियंस यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन पर निष्ठा रखेंगे, ठीक है। इसके बाद इंडिया की सोवेरेनिटी और इंटीग्रिटी को अपहोल्ड करेंगे और कॉन्स्टिट्यूशन और जो भी लॉज हैं उन्हें अपहोल्ड करेंगे, ये वो शपथ में बोलते हैं। अब बात करते हैं जो जजेस होते हैं उनके सैलरी और अलाउंसेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो जजेस की सैलरी और अलाउंसेस होते हैं ये पार्लियामेंट के द्वारा डिसाइड किए जाते हैं। इट कांट बी वेरी टू डिसएडवांटेज एक्सेप्ट फाइनेंशियल इमरजेंसी। अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है तो इनके जो भी सैलरी और इनको जो भी अलाउंसेस मिलते हैं उन्हें कम नहीं किया जा सकता है, ठीक है। 2018 वाले अमेंडमेंट के हिसाब से जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं उनकी जो सैलरी है वो है 2.8 लाख पर मंथ, यानी 2,80,000 रुपये उन्हें मिलते हैं हर महीने। और जो दूसरे जजेस हैं उन्हें 2.5 लाख रुपए यानी 2.5 लाख रुपीज़ पर मंथ मिलते हैं। इसके अलावा उन्हें फ्री अकोमोडेशन दिया जाता है, यानी गाड़ी, बंगला, मेडिकल फैसिलिटीज़, टेलीफोन फैसिलिटीज़, इंटरनेट फैसिलिटीज़, ये सारी चीज़ें तो ऑब्वियसली दी ही जाती हैं, ठीक है। इसके बाद इनके टेन्योर की बात कर लेते हैं। तो ये 65 ईयर्स की एज तक, यानी 65 ईयर्स की एज अटेन करने के बाद इनका रिटायरमेंट होता है, ठीक है। या फिर ये चाहें तो प्रेसिडेंट को लिखकर रिज़ाइन भी कर सकते हैं, या फिर प्रेसिडेंट के द्वारा उन्हें हटाया भी जा सकता है अगर पार्लियामेंट रिकमेंड करे तो। अब जजेस का रिमूवल कैसे होता है इसके बारे में बात कर लेते हैं। जजेस को हटाया जाता है बाय एन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के ऑर्डर से जजेस को हटाया जाता है। अब प्रेसिडेंट क्या ऐसे ही ऑर्डर दे देते हैं? नहीं, प्रेसिडेंट ऑर्डर तब देते हैं जब उन्हें एड्रेस किया जाए पार्लियामेंट के द्वारा कि आप ऐसा ऑर्डर दीजिए, ठीक है। अब ये जो एड्रेस होता है ये सपोर्ट किया जाना चाहिए पार्लियामेंट में दोनों हाउसेस में स्पेशल मेजॉरिटी के द्वारा, ठीक है। स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब मेजॉरिटी ऑफ 2/3 मेंबर ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है। अब ग्राउंड ऑफ रिमूवल क्या होता है, किस आधार पर उन्हें रिमूव किया जा सकता है? तो यह प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, सिर्फ यही दो ग्राउंड है जिनके आधार पर जजेस को रिमूव करने का मोशन लाया जा सकता है पार्लियामेंट में, ठीक है। अब जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 ये बोलता है कि यदि किसी जज को, सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को हटाना है तो जो मोशन लाया जाएगा वो लोकसभा में साइन किया जाना चाहिए कम से कम 100 मेंबर्स के द्वारा, और राज्यसभा में ऐसे मोशन को साइन किया जाना चाहिए कम से कम 50 मेंबर्स के द्वारा। और जो स्पीकर होते हैं वो इस मोशन को एक्सेप्ट कर भी सकते हैं या एक्सेप्ट करने से मना भी कर सकते हैं। और यदि एक्सेप्ट कर लेते हैं तो जो हमारे स्पीकर हैं लोकसभा में या चेयरमैन है राज्यसभा में, वो 3 मेंबर्स की बॉडी कॉन्स्टिट्यूट करती है जो इन्वेस्टिगेट करती है जो भी जजेस के खिलाफ जो भी चार्जेस होते हैं, ठीक है। और ये जो 3 मेंबर्स की कमेटी होती है इसमें कौन कौन होता है? सबसे पहली बात तो उसमें हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खुद होते हैं। दूसरा होता है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, यानी किसी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं। उसके अलावा जो तीसरे मेंबर होते हैं वो कोई डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट होते हैं। अगर कमेटी फाइंड करती है कि जो भी जजेस के खिलाफ चार्जेस लगाए गए हैं वो सही हैं, यानी जजेस हमारे गिल्टी है, तो हाउस जो है वो मोशन को कंसीडर कर सकता है। और मोशन को पास होने के बाद प्रेसिडेंट जो है वो रिमूवल ऑर्डर इशू कर देते हैं। इस तरह से जजेस को हटा दिया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं एक्टिंग चीफ जस्टिस, ठीक है।
जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो किसी सुप्रीम कोर्ट के जज को या किसी सुप्रीम कोर्ट के जज को एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना सकते हैं। कब बना सकते हैं? जब हमारे सीजेआई का ऑफिस वैकेंट हो, या हमारे सीजेआई टेम्पोरली अब्सेंट हो, या फिर जो हमारे सीजेआई हैं यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो अपनी ड्यूटी किसी कारणवश परफॉर्म ना कर पा रहे हों। इसके बाद बात करते हैं एडहॉक जजेस की। जब क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस का कोरम कंप्लीट नहीं होता है, यानी जो मिनिमम अमाउंट ऑफ जजेस जो कि सुप्रीम कोर्ट को बिजनेस जिससे चल सके, अगर नहीं होते हैं जजेस, तो क्या होता है, एडहॉक जजेस को अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। तो जो हमारे सीजेआई होते हैं वो किसी हाई कोर्ट के किसी जज को एडहॉक जज की तरह अपॉइंट कर देते हैं एक टेम्परेरी पीरियड के लिए। लेकिन ऐसा करने के पहले जो हमारे सीजेआई होते हैं उस हाई कोर्ट के जो भी चीफ जस्टिस होते हैं उनसे कंसल्ट करते हैं। समझ गए? नाम से ही पता चलता है एडहॉक जजेस, यानी टेम्परेरी पीरियड के लिए किसी जज को बुलाया गया है और ऐसा किया जाता है हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा। ये क्या करते हैं, हाई कोर्ट के किसी जज को बोलते हैं, भाई देखो हमारे यहाँ थोड़ा कोरम कम है, आप यहाँ पर आकर कामकाज संभाल लो। लेकिन ऐसा करने से पहले वो उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से भी बात करते हैं, पूछते हैं, कंसल्ट करते हैं। उसके बाद बात करते हैं रिटायर्ड जजेस के बारे में। देखो, कोई अगर जज रिटायर्ड हो चुका है तो सीजेआई उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन तभी रिक्वेस्ट कर सकते हैं जब वो जज, रिटायर्ड जज, वो एलिजिबिलिटी रखता हो, वो क्वालिफिकेशन रखता हो जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए ज़रूरी है। तो वो सीजेआई उन्हें रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि टेम्परेरी पीरियड के लिए वो आकर कामकाज संभाल ले सुप्रीम कोर्ट में। तो ये होते हैं रिटायर्ड जजेस। अब बात करते हैं सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता है कि जो सुप्रीम कोर्ट की सीट है वो दिल्ली में है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है, लेकिन जो हमारा पार्लियामेंट है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, वो ये ऑथराइज़ करता है हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कि वो किसी भी दूसरे प्लेस को सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट बना सकते हैं। लेकिन ऐसा करने के लिए उन्हें प्रेसिडेंट के अप्रूवल की ज़रूरत होती है, यानी प्रेसिडेंट उन्हें अप्रूव कर देते हैं कि आप दिल्ली के अलावा यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई कर सकते हैं, सीट बना सकते हैं। तो ऐसा भी किया जा सकता है। अब बात करते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन है तो ऑब्वियसली उसका इंडिपेंडेंस होना बहुत ज़रूरी है कॉन्स्टिट्यूशन को सेफगार्ड करने के लिए। तो इसके लिए कई कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस दिए गए हैं। जैसे पहला है मोड ऑफ अपॉइंटमेंट। सबसे पहले तो जो अपॉइंटमेंट का प्रोविज़न है उसमें एग्जीक्यूटिव का किसी तरह से इंटरफेरेंस नहीं होता है, यानी उसमें सिर्फ जुडिशरी के ही मेंबर्स रहते हैं। इससे ये इंश्योर होता है कि जो अपॉइंटमेंट हो उसमें किसी तरह की गड़बड़ी ना हो, यानी पूरा प्रोसेस ट्रांसपेरेंट हो। उसके बाद होता है सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। जो जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनका टेन्योर सिक्योर होता है, यानी उनको ऐसे हटाया नहीं जा सकता है। हटाने का वही प्रोसेस है जो अभी हमने डिस्कस किया, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है। आज तक किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया नहीं गया है। ठीक है। उसके बाद उनकी सर्विस कंडीशन फिक्स होती है, यानी जो उनको सैलरी, उनको अलाउंसेस और जो उनको प्रिविलेजेस या जो उनकी छुट्टियां और उनका जो भी पेंशन होता है वो पार्लियामेंट के द्वारा डिसाइड किया जाता है और उसे कम नहीं किया जा सकता है। ठीक है। उसके बाद जो भी उनके एक्सपेंसेस हैं, जो भी उनकी सैलरीज होती हैं जजेस की, या जो उनको अलाउंसेस मिलता है, या जो उनकी पेंशन होती है, ये चार्ज किया जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, CFI से। यानी कि इसे हर बार पार्लियामेंट में वोटिंग की ज़रूरत नहीं होती है ये पैसे निकालने के लिए। इसके बाद जो कंडक्ट ऑफ जजेस होते हैं उसे डिस्कस नहीं किया जा सकता है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो भी बोलते हैं, जो भी डिसीज़न लेते हैं, उसे पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं किया जा सकता है। ठीक है। लेकिन एक इसका एक्सेप्शन है, जब किसी जज का इम्पीचमेंट किया जा रहा हो, यानी जब भी रिमूवल मोशन जो है वो ऑनगोइंग हो, तब जो जज का कंडक्ट है उसे ऑब्वियसली डिस्कस किया जा सकता है। उसके बाद बैन ऑन प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट। जो रिटायर्ड जजेस होते हैं, ठीक है, वो प्लीड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि वो काम नहीं कर सकते हैं।
इसके बाद पावर टू पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट, यदि कोई सुप्रीम कोर्ट की उल्लंघन करता है, अवमानना करता है, ठीक है, यानी कंटेम्प्ट करता है, तो उसे पनिश किया जा सकता है। उसका फ्रीडम टू अपॉइंट इट्स स्टाफ, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होता है कि वो अपने स्टाफ को अपने अकॉर्डिंग, अपनी सुविधा अनुसार लगा सकता है, ठीक है। जुरिस्डिक्शन कांट बी कर्टेल्ड, यानी जो सुप्रीम कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन होता है उसे घटाया नहीं जा सकता है, हालांकि पार्लियामेंट उसे बढ़ा ज़रूर सकती है। इसके बाद सेपरेशन फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट होता है उसमें एग्जीक्यूटिव का दखलंदाजी ना हो, इस बात को इंश्योर किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कहा गया है, स्टेट्स को ये डायरेक्शन दिया गया है कि स्टेट को ऐसे स्टेप लेने चाहिए जिससे कि जुडिशरी जो है वो एग्जीक्यूटिव से अलग काम कर सके। अब बात करते हैं ज्यूरिसडिक्शन और पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। एक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे जिनका नाम था लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, उन्होंने कहा था कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है उसे किसी भी दूसरे देश के सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा पावर मिली हुई है। उन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत सी पावर्स होती हैं, उसका जुरिस्डिक्शन काफ़ी वाइड होता है। कैसे? सुप्रीम कोर्ट के पास ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होता है, उसके बाद रिट जुरिस्डिक्शन होता है, उसके बाद एपेलेट जुरिस्डिक्शन होता है, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन होता है। सुप्रीम कोर्ट हमारा एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की तरह काम करता है। सुप्रीम कोर्ट के पास जुडिशियल रिव्यू का पावर होता है। सुप्रीम कोर्ट जो होता है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस का अल्टीमेट इंटरप्रेटर होता है। उसके बाद इसके अलावा भी और भी कई दूसरी पावर्स होती हैं सुप्रीम कोर्ट के पास में। अब बात करते हैं ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का मतलब क्या होता है। देखिए, यदि कभी डिस्प्यूट आता है सेंटर और किसी स्टेट या एक स्टेट से ज़्यादा, यानी सेंटर वर्सेस स्टेट या सेंटर वर्सेस मोर देन वन स्टेट, ऐसा कभी डिस्प्यूट आता है तो उसमें ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट के पास में होता है, ठीक है। यानी ऐसे केसेस की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में ही होती है। उसके बाद यदि सेंटर और कोई स्टेट है, उसका यदि कोई झगड़ा है, उसका कोई डिस्प्यूट है किसी दूसरे स्टेट या किसी मोर देन वन स्टेट के साथ, तो ऐसे केसेस के डिस्प्यूट्स की सुनवाई भी के लिए ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट के पास में होता है। इसके अलावा यदि किसी दो स्टेट्स के बीच में किसी बात को लेकर डिस्प्यूट है तो ऐसे केसेस की सुनवाई भी सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट का इन केसेस में ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होता है। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का मतलब क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट इसे एज अ फर्स्ट इंस्टेंस हियर करेगा, ना कि अपील के फॉर्म पे, ठीक है। यानी सबसे पहले केस सुप्रीम कोर्ट में लाया जाएगा, ना कि हाई कोर्ट में लाने के बाद सुप्रीम कोर्ट में लाया जाएगा। समझ गए? देखिए, एक होता है एक्सक्लूसिव पावर, एक होता है ओरिजिनल पावर। एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन और ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन का मतलब होता है कि कोई भी दूसरा कोर्ट सुनवाई नहीं कर सकता है, और ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का मतलब होता है कि फर्स्ट इंस्टेंस में केस कोर्ट में लाया जाना है। ये दोनों में अंतर रहता है। अब बात करते हैं रिट जुरिस्डिक्शन। देखिए, रिट 5 तरह के होते हैं: हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, क्वो वारंटो और सर्चुरी। इन सब का हमने फंडामेंटल राइट्स वाले चैप्टर में काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर लिया, आप वहाँ पर जाके देख लीजिएगा। तो जो सुप्रीम कोर्ट है तो वो रिट जुरिस्डिक्शन भी दे सकता है। कब दे सकता है? जब फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करवाना हो। इसके बाद क्या होता है एपेलेट जुरिस्डिक्शन, यानी हाई कोर्ट या सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के अगर किसी डिसीजन से कोई खुश नहीं है तो उस डिसीजन के अगेंस्ट में वो जाकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कर सकता है। और इसमें किस किस तरह की अपील्स की जा सकती हैं? देखिए, यदि कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स से रिलेटेड कोई केस है उसमें अपील की जा सकती है सुप्रीम कोर्ट में, या फिर सिविल मैटर्स या फिर क्रिमिनल मैटर्स या फिर कोई स्पेशल लीव से रिलेटेड कोई केस है, तो ये सारे केसेस को की सुनवाई की जा सकती है सुप्रीम कोर्ट में। यानी सुप्रीम कोर्ट एक एपेलेट जुरिस्डिक्शन होता है, अपील के तहत भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की जा सकती है। अब बात करते हैं एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 143 ऑथराइज करता है कि जो हमारे प्रेसिडेंट साहब होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट से ओपिनियन ले सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकते हैं दो तरह के केसेस में। सबसे पहला, एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस विच हैज़ अराइजन और विच इज़ लाइकली टू अराइज। यानी कोई भी पब्लिक इंपॉर्टेंस से रिलेटेड कोई भी मुद्दा है जो आ चुका है या जो भविष्य में आ सकता है, इससे रिलेटेड यदि किसी बात पर कोई संविधानिक सलाह लेनी है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइस लेनी है तो ली जा सकती है, ठीक है। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखिएगा,
ऐसे केसेस में सुप्रीम कोर्ट मे टेंडर और रिफ्यूज़ टू टेंडर इट्स एडवाइस, यानी सुप्रीम कोर्ट एडवाइस दे भी सकता है और सुप्रीम कोर्ट एडवाइस देने से मना भी कर सकता है। ठीक है, लेकिन एक दूसरे तरह का एडवाइस होता है जब कोई डिस्प्यूट आता है जो कि प्री कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटी से रिलेटेड हो, या किसी एग्रीमेंट या कोवेनेंट से रिलेटेड हो, या किसी इंगेजमेंट या सनद से रिलेटेड हो, या किसी भी इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड यदि कोई एडवाइस हमारे प्रेसिडेंट लेना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट से, तो सुप्रीम कोर्ट को ये एडवाइस देना ज़रूरी होता है। ठीक है, लेकिन जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो उस एडवाइस को माने या ना माने ऐसा ज़रूरी नहीं है। वो प्रेसिडेंट के का डिस्क्रिशनरी पावर होता है, यानी जो सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस होती है ये सिर्फ ये एडवाइजरी होती है, इसलिए हम कहते हैं एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। ऐसा ये एडवाइस बाइंडिंग नहीं होती है हमारे प्रेसिडेंट के ऊपर। समझ गए? अब होता है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। जो भी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स होते हैं, सुप्रीम कोर्ट की जो भी प्रोसीडिंग्स होती हैं, सुप्रीम कोर्ट में जो भी चीज़ें होती हैं, ये सभी चीज़ें रिकॉर्ड की जाती हैं और उन्हें लीगल प्रेसिडेंट्स की तरह यूज़ किया जाता है। यानी कोई जजमेंट अगर सुप्रीम कोर्ट में आता है तो उसे किसी दूसरे केसेस में भी उस जजमेंट को इस्तेमाल किया जा सकता है एज अ लीगल प्रेसिडेंट। ठीक है, इसके बाद जो हमारा सुप्रीम कोर्ट होता है उसके पास पावर टू कंटेम्प्ट होता है, पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है। यानी कि यदि कोई सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करता है, सुप्रीम कोर्ट की बात मानने से मना कर देता है, तो उसे सुप्रीम कोर्ट पनिश कर सकता है। उसके बाद बात करते हैं पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होता है कि वो किसी भी लेजिस्लेटिव इनैक्टमेंट, चाहे वो सेंटर का हो या वो स्टेट का हो, तो सुप्रीम कोर्ट उसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को चेक कर सकता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन। सुप्रीम कोर्ट जो होता है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस का फाइनल इंटरप्रेटर होता है। इसके बाद बात करते हैं अदर पावर्स। देखो, यदि प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट आता है तो सुप्रीम कोर्ट जो होता है वो उस इलेक्शन डिस्प्यूट को डिसाइड कर सकता है। ठीक है, इसके बाद यदि कंडक्ट और बिहेवियर ऑफ मेंबर ऑफ यूपीएससी से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट हो, तो जो प्रेसिडेंट बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट को इंक्वायरी करने के लिए, तो इसमें भी डिसीजन लेने का पावर सुप्रीम कोर्ट के पास में होता है। इसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट के पास अपने ही डिसीजन को रिव्यू करने का पावर भी होता है। तो ये सारे पावर्स होते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास में। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट में 3 तरह के एडवोकेट्स होते हैं। एक होते हैं सीनियर एडवोकेट्स, दूसरे होते हैं एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, और तीसरे होते हैं अदर एडवोकेट्स। ठीक है, यही सभी डेजिग्नेट किए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब उनकी एबिलिटी और उनकी जो भी बार में स्टैंडिंग है या उनका जो भी स्पेशल नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग इन्हें कैटेगराइज किया गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं सीनियर एडवोकेट्स। तो ये क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में अपीयर होते हैं, लेकिन ये हमेशा अपने जूनियर्स के साथ ही रहते हैं। ठीक है, इनके जूनियर्स होते हैं। उसके बाद बात करते हैं एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। ये क्या करते हैं, ये किसी मैटर को फाइल कर सकते हैं या किसी डॉक्यूमेंट को सुप्रीम कोर्ट में फाइल करने का काम एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, इसके बाद होते हैं अदर एडवोकेट्स। ये दूसरे एडवोकेट्स वो एडवोकेट्स होते हैं जिनका नाम जो बार काउंसिल में होता है, जो बार काउंसिल जो एडवोकेट्स एक्ट 1961 के तहत बार काउंसिल में जो भी एनरोल होते हैं वो अदर एडवोकेट्स होते हैं। ठीक है, ये किसी डॉक्यूमेंट को फाइल नहीं कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। अब लास्ट पॉइंट है कंपैरिजन बिटवीन इंडियन और अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट। जो इंडियन सुप्रीम कोर्ट है उसमें जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है वो फेडरल केसेस के लिए ही है, जबकि जो अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट है उसमें फेडरल केसेस के साथ साथ नेवल फोर्सेस के केसेस, मैरीटाइम एक्टिविटीज़ के केसेस भी हैं। अब जो इंडियन सुप्रीम कोर्ट है उसमें जो एपेलेट जुरिस्डिक्शन है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स के लिए, सिविल मैटर्स के लिए और क्रिमिनल मैटर्स के सभी के लिए है। ठीक है, अब जबकि जो अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट है उसमें जो एपेलेट जुरिस्डिक्शन है वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स के लिए ही है। जो इंडियन सुप्रीम कोर्ट है उसके पास एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है, जबकि जो अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट है उसके पास किसी तरह का एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन नहीं है। ठीक है, जो इंडियन सुप्रीम कोर्ट है उसका जो स्कोप है जुडिशियल रिव्यू का वो बहुत ही लिमिटेड है, जबकि जो अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट है उसका जो स्कोप है जुडिशियल रिव्यू का वो अनलिमिटेड है। तो ये था हमारा सुप्रीम कोर्ट वाला टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।